एक स्टडी में पता चला कि मेन का जो स्पर्म काउंट है वो लगातार गिरते जा रहा है और पिछले 30-40 सालों में ये 50% तक गिर चुका है और एवरेज हर साल 1 से 2% तक ये कम होते जा रहा है। 30-40 साल पहले ह्यूमन का जो स्पर्म काउंट हुआ करता था वो एवरेज 60 मिलियन पर ml हुआ करता था, लेकिन ये घटकर 20 मिलियन पर ml हो चुका है। और आमतौर पे किसी भी मेन का स्पर्म काउंट 50 मिलियन पर ml से कम होता है तो नेचुरल प्रोसेस से वो लोग बच्चे ही नहीं कर पाएंगे। वैसे जब मेंस 40s के हो जाते हैं और 40s के बाद जब उनका एज बढ़ने लग जाता है तब उनका जो स्पर्म काउंट है वो डिक्रीज होने लगता है और जो इनफर्टिलिटी का जो केस है वो राइज होने लगता है। लेकिन शॉकिंग ये है कि 20 से 40 एज ग्रुप के जो मेंस हैं उनमें इनफर्टिलिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और उनका जो स्पर्म काउंट है वो काफ़ी तेज़ी से घट रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो मेन के स्पर्म काउंट इसी रेट से कम होता रहा तो 2060 तक सभी मेन इनफर्टाइल हो जाएंगे और 2045 तक ह्यूमंस को असिस्टेड रिप्रोडक्शन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि IVF। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेन का जो स्पर्म काउंट है वो इतना तेज़ी से डिक्लाइन क्यों होते जा रहा है और 20 के एज ग्रुप के जो मेंस हैं वो इससे कैसे बच सकते हैं और जो कपल्स है वो दिन पर दिन इनफर्टाइल क्यों होते जा रहे हैं। मेन के जो टेस्टिस होते हैं उसको एक सेट टेम्परेचर का ज़रूरत होता है, इसीलिए वो बॉडी का बाहर होता है, क्योंकि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर भी होता है वो टेस्टिस के लिए ज़्यादा होता है और ऐसे केस में वहाँ पे 1 डिग्री भी अगर टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ा तो 20% तक जो स्पर्म है वो डैमेज हो सकता है। इसलिए जो मेन के टेस्टिस होते हैं वो ज़्यादा गर्मी की वजह से लूज हो जाते हैं ताकि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकें, और जब विंटर होता है या फिर जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वो श्रिंक हो जाता है ताकि बॉडी के हीट से अपना टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। एक स्टडी में पता चला कि एवरेज ह्यूमंस जो 20 से 22 एज ग्रुप के हैं वो दिन में कम से कम 20 बार अपना फ़ोन यूज़ करते हैं। फ़ोन सब लोगों का बॉडी पार्ट की तरह बन चुका है और 1 सेकेंड के लिए भी कोई अपना फ़ोन अपने से दूर नहीं करता है और इसी यूसेज की वजह से जो मेंस है उसमें 21% तक रिस्क बढ़ जाता है उनका स्पर्म काउंट कम होने का। साथ ही जो स्पर्म कंसंट्रेशन है वो 30% तक घट सकता है। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि मैक्सिमम टाइम मेल्स अपने फ़ोन्स को अपने पैंट के फ्रंट पॉकेट में रखते हैं और ये एरिया उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट से काफ़ी क्लोज होता है और फ़ोन्स लगातार रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, इसलिए जो आसपास का टिश्यू होता है उसका टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और अगर फ़ोन को गेमिंग करके रखा गया हो या फिर कुछ उस फ़ोन में डाउनलोड हो रहा हो तब फ़ोन का हीट और ज़्यादा बढ़ता है। अब इस टॉपिक पे बहुत डिबेट होता है। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेडिएशन की वजह से स्पर्म हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है और बहुत लोग डिनाई करते हैं। डॉक्टर मनु गुप्ता का कहना है कि जितने भी स्टडीज़ हुए हैं वो यही इंडिकेट करता है कि रेडिएशन की वजह से जो स्पर्म हेल्थ है उसका चाहे क्वालिटी हो या फिर क्वांटिटी दोनों पे असर पड़ता है। अब रेडिएशन की वजह से जो मेल्स के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है और इसी वजह से जो इनफर्टिलिटी है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक काउंटेबल नाम का बुक है जिसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि मेल फर्टिलिटी कैसे डिक्रीज होते जा रहा है और जो मेन का स्पर्म हेल्थ है वो दिन पर दिन बिगड़ते क्यों जा रहे हैं। अब बहुत से रीज़न इसमें बताए गए हैं, उसमें से एक मेन रीज़न है केमिकल्स। कुछ सालों में काफ़ी रिसर्च हुए जिसमें पता चला कि जब बेबी मदर के वोम में रहता है और जब उनका डेवलपमेंट स्टेज होता है तभी जो मेल बेबीज होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ रहा है। बताया गया कि जब वुमेन प्रेग्नेंट रहती है और अपने प्रेगनेंसी के टाइम जितने भी वो केमिकल्स का यूज़ करती है, चाहे खाने में हो, पीने में हो या फिर हवा में ही क्यों ना हो, वो सारे केमिकल्स का इफेक्ट उसके बेबी पे पड़ता है और जब फीटस में मेल कैरेक्टर डेवलप हो रहा होता है ये केमिकल्स उसके हार्मोन्स को अच्छे से काम नहीं करने देते और रुकावट बन जाते हैं और इसका इम्पैक्ट बेबी के एडल्टहुड तक देखा जा सकता है। और एनिमल स्टडीज़ में ये चीज़ प्रूव हो चुका है और ह्यूमन स्टडीज़ में भी बहुत से एविडेंस भी मिला है कि ह्यूमन के साथ भी यही चीज़ हो रहा है। अब बेबी के अंदर जो भी हार्मोनल चेंज होना था वो केमिकल्स नहीं होने दे रहा है, या तो वो केमिकल उस हार्मोन की तरह एक्ट करने लग जा रहा है या फिर जो हार्मोन काम करना चाहिए था उसको वो रोक दे रहा है। इसे EDC भी बोलते हैं, एंडोक्राइन डिस्टरप्टिंग केमिकल्स। ये हमारे खाने पीने और जो भी हवा है उसके थ्रू हमारे बॉडी में जाता है और आज के टाइम में केमिकल्स को अवॉइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। किसी ना किसी फॉर्म में हम इसे कंज्यूम करते ही हैं। अब ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस का ही जो स्पर्म काउंट है वो डिक्लाइन हो रहा है। ह्यूमंस के साथ जो पेट डॉग्स रहते हैं उनका स्पर्म काउंट भी काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। अब इन सब के अलावा डाइट भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि इंसान का फर्टिलिटी कैसा रहेगा। जितना खराब डाइट उतना ज़्यादा चांसेस कि वो आदमी जल्दी इनफर्टाइल हो जाए। अब जो लोग स्मोक करते हैं या फिर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो अपना प्रॉब्लम खुद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से काफ़ी लोग इनफर्टाइल हो रहे हैं और ये स्टडीज़ भी प्रूव कर चुका है। अब इंडिया में इनफर्टिलिटी का एक मेजर रीज़न है ओबेसिटी, मतलब मोटापा, और जो लोग जितना जल्दी मोटा हो रहे हैं
उतना ही रिस्क इनफर्टाइल होने का उनका बढ़ जा रहा है। इंडिया का लगभग 5% पॉपुलेशन ओबीस है और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो भी फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज होते जा रहा है। एक स्टडी में पता चला क्लाइमेट चेंज की वजह से जो स्पर्म हेल्थ है वो बिगड़ते जा रहा है। अब हर साल गर्मी बढ़ते जा रही है, हीट वेव्स हर साल आ रहे हैं। अब ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इतने हीट वेव्स में भी लोगों को मजबूरी में काम करना ही पड़ रहा है और ये भी एक रीज़न है कि जो मेल्स है उनका फर्टिलिटी काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है। और सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं, जो कि इंसेक्ट्स और एनिमल्स हैं उनमें भी हीट वेव्स की वजह से जो उनका स्पर्म काउंट है वो डैमेज हो रहा है। शिल्पा सिंह एक मैरिड वुमेन है और उनका कोई बच्चा नहीं था, तो उनके जो इन-लॉज थे वो काफ़ी परेशान करते थे। उनको जहाँ तहाँ ले जाते थे, आयुर्वेदा सेंटर में उनका ट्रीटमेंट करवाते थे, लेकिन जब वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई तब उन्हें पता चला कि वो फर्टाइल है, लेकिन उनका जो पति है वो इनफर्टाइल है। आमतौर पर जो इनफर्टिलिटी है वो हमेशा वोमेन से जोड़कर देखा जाता था और अगर कोई कपल का बच्चे नहीं हो रहे थे तो ऐसा माना जाता था कि वोमेन ही इनफर्टाइल है। लेकिन रिसेंट टाइम के स्टडीज में पता चला कि जो इनफर्टिलिटी का केसेस है उसमें 50% मेल फैक्टर है। इंडिया में 10 से 15% कपल्स इनफर्टाइल है, या तो दोनों इनफर्टाइल है या फिर दोनों में से कोई एक इनफर्टाइल है, यानी हर 6 में से एक कपल इनफर्टिलिटी का शिकार है। और इसी फर्टिलिटी डिक्लाइन की वजह से इंडिया का जो IVF मार्केट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। IVF एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव मेथड है। अगर कोई वुमेन नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं होती तो डॉक्टर IVF का यूज़ करते हैं। इंडिया में लगभग 2.8 करोड़ कपल्स ट्राई कर रहे हैं कि वो पेरेंट्स बने, क्योंकि वो इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं और ये नंबर आगे तेज़ी से बहुत बढ़ सकता है और इसीलिए जो IVF का मार्केट है वो काफ़ी ग्रो होगा। फिलहाल इंडिया में जो IVF का मार्केट है वो $750 मिलियन का एस्टिमेट किया जाता है और एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2030 तक ये 3 से 4 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। ये मार्केट अभी तक इतना ग्रो इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि सिर्फ 1% ही जो इनफर्टाइल कपल है वो IVF का यूज़ कर रहे हैं। इसका रीज़न है कि IVF का जो प्रोसेस है वो काफ़ी महंगा होता है। ये 5-6 वीक का प्रोसेस होता है जिसमें 1 से 2 लाख रुपए लगते हैं और ये इंश्योरेंस के कवर में भी नहीं आता। अब जो लोग बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम करते हैं, जिनका वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि IT प्रोफेशनल्स या फिर मीडिया प्रोफेशनल्स, और जो लोग बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, इन लोगों का जो स्पर्म क्वालिटी है काफ़ी ख़राब हो सकता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब डाइट ले रहे हैं, उनका भी जो फर्टिलिटी है डिक्लाइन हो सकता है। अब एक बहुत कॉमन न्यूज़ है कि अपने लैब में लोग लैपटॉप को रख के काम करते हैं। अब इससे भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जो स्पर्म हेल्थ है उसको इफेक्ट कर सकता है। आमतौर पर इनफर्टिलिटी का कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है और अगर आपको अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक करना है या ठीक रखना है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अर्ली डिटेक्ट होता है तो ठीक करने में आसानी होता है। अब आजकल केमिकल्स को अवॉइड करना उतना पॉसिबल तो नहीं है, क्लाइमेट भी एक फैक्टर आ जाता है, तो ऐसे में जो एक्सटर्नल फैक्टर है जैसे स्मोकिंग और एल्कोहल कंज्यूम करना, उन सब चीज़ से आप बच सकते हैं और ये चीज़ आपका जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो आपको बचा के रखेगा। अब चाहे आप मेल हो या फीमेल, चाहे बीमारी हो ना हो, आप डॉक्टर से 1-2 साल में ज़रूर कंसल्ट करें। इससे आपको अगर कोई बीमारी होता है तो वो डिटेक्ट हो जाता है और जल्दी ठीक होने में मदद करता है, और अगर नहीं भी होता है तो आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकेंगे और जो रिस्क है उसको आप कम से कम कर देंगे। आजकल हेमोपैथी को भी लेकर काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे हैं। अगर आपको जानना है कि हेमोपैथी सच में काम करता है या फिर एक सूडो साइंस है तो आप ये वीडियो जाकर जरूर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमसे कुछ छूट गया या फिर आपका कुछ ओपिनियन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ये हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाते रहें। मैं विवेक आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।